पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सम्राट की सारी बातें सुनने के बाद सुधांशु पत्थर के मूर्ति की तरह खड़ा हुआ था, जिसे देखते हुए सम्राट बोला, इस तरीके से खड़ा रहने में कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें ये करना होगा। सुधांशु सपाट लहजे में बोला, मैं किसी भी तरीके से इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सम्राट अपने दांत पीसकर बोला, मुझे यही तुम्हारी इडियटगिरी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अरे बता रहा हूँ ना, अगर तुम इस प्लानिंग में सपोर्ट नहीं करोगे तो हमारा प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा। सुधांशु अपनी आंखें छोटी करके बोला, आप अपनी बेशर्मगिरी में मुझे शामिल करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं नित्या को हट करूं, जैसे आप मुझे हट कर रहे हो। सम्राट सुधांशु को घूरते हुए बोला, ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके से उस लड़की को अपने कंट्रोल में करोगे, एज अ फ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड। मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि तुम्हें उसके साथ प्यार का ही नाटक करना है। सुधांशु अपनी नजरें फेर कर बोला, नित्या और मैं पहले से ही दोस्त है, वो बात अलग है, उतने क्लोज नहीं है। सम्राट सुधांशु की बात पर बोला, तो जाओ ना उसके क्लोज, तुम्हें मना कौन कर रहा है। सुधांशु अपने दांत पीसकर बोला, क्या उसकी गोद में जाकर बैठ जाऊं या उसे अपने सीने से लगा लूं। क्लोज जाओ, ऐसे नीच भरी हरकतें आप करते हो, मैं नहीं। सुधांशु के इल्जाम पर सम्राट गुस्से से बोला, हेलो, तुम्हारी बहन बहुत लकी है, ठीक है ना। तुम्हारी बहन के अलावा मैंने आज तक किसी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखा और तुम मुझे कैरेक्टरलेस साबित करने पर तुले हुए हो। सुधांशु एक गहरी सांस लेकर बोला, देखिए नित्या को पहले से ही मुझसे लगाव है, अगर मैं इस तरीके से कोई हरकत कर देता हूं तो उसका दिल टूट जाएगा। सम्राट अपना सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, तुम अपनी तरह से जो करना चाहो करो। सुधांशु अपना सिर हिला देता है, तभी दरवाजे के पास से आवाज आती है, क्या प्लान बना रहे हैं आप लोग दोनों। सुधांशु और सम्राट पलटकर देखते हैं तो वहां पर कोई और नहीं, सोना खड़ी उन दोनों को घूर रही थी। सुधांशु सोना को देखकर घबराते हुए बोला, दीदी। सोना सुधांशु को हाथ दिखाकर चुप रहने के लिए कहती है तो सुधांशु चुप रह जाता है। सोना सम्राट के सामने जाकर बोली, आपको शर्म नहीं आ रही है। आपकी बहन के साथ कशिश ने जो किया आप वही उसकी बहन के साथ करवाना चाहते हो और इन सब में मेरे भाई को शामिल कर रहे हो। सम्राट सुधांशु की तरफ देखते हुए बोला, तुम जाओ यहां से, हम बाकी प्लान बाद में डिस्कस करेंगे। सुधांशु अकड़ कर बोला, मैं क्यों जाने लगा, आपका कोई भरोसा नहीं है, मेरी बहन को मार दो तो। सम्राट सुधांशु की बात पर सोना को कमर से पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है और सोना के बालों में हाथ डालकर सुधांशु के सामने ही उसे किस करने लगता है। सोना का पूरा चेहरा शर्म से लाल पड़ जाता है। वही सुधांशु सम्राट की बेशर्मी पर पैर पटकते हुए वेटिंग रूम से बाहर चला जाता है। सुधांशु के जाते ही सोना सम्राट को खुद से दूर करते हुए गुस्से से बोली, आप क्या कर रहे हो, सिद्धू यहाँ पर खड़ा हुआ था ना। सम्राट सोना की बात पर अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम दोनों भाई बहन एक थाली के चट्टे बट्टे हो, कहा था ना मैंने उससे प्यार से बाहर जाओ, माना नहीं, इसीलिए दूसरा तरीका अपनाना पड़ा। सोना सम्राट को घूरने के बाद बोली, आप ऐसा क्यों कर रहे हो नित्या के साथ। सम्राट सोना को अजीब नजरों से देखते हुए बोला, एवरीथिंग इज फेयर लव एंड वॉर। क्या तुमने ये कहावत नहीं सुनी, कहाँ से सुनोगी, तुम्हें लड़ाई झगड़ा और प्यार मोहब्बत के बारे में पता ही क्या है। सोना सम्राट को घूर कर बोली, और वही बेहतर है कि मुझे आपकी तरह षड्यंत्र रचना नहीं आता। मैं सॉफ्ट हार्टेड अच्छी हूँ, पता नहीं मुझ जैसी भोली चिड़िया को आप जैसा काला नाग कैसे मिल गया। सम्राट सोना की कमर पर हाथ रखकर उसे अपने और नजदीक लाकर बोला, तुम्हें शर्म नहीं आ रही अपने पति को नाग कहते हुए, मैंने किसे डसा है। सोना सम्राट के सीने पर हाथ रखकर बोली, सीरियस मैटर के बीच में ये रोमांटिक होने वाला काम मत किया कीजिए। मैं पूछ रही हूं ना, आप नित्या के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। सम्राट मुंह बना अपना फोन निकालकर सोना के सामने रखते हुए बोला, देखो अवस्थी फिनिक्स इंटरप्राइजेज की टीआरपी कैसे गिर रही है। सोना सम्राट के यहां से फोन लेकर हैरानी से सब कुछ देखने लगती है। पूरा न्यूज देखने के बाद सोना आंखें बड़ी कर सम्राट को देखते हुए बोली, इन सब के पीछे आपका हाथ है ना। सम्राट हल्का सा सोना के गाल को थपथपा कर बोला, हमारी शादी को 5 महीने क्या हुआ, तुम तो काफी अच्छे से सम्राट को समझने लगी बेबी। सोना सम्राट के हाथ को गाल से हटाते हुए बोली, क्योंकि आपकी हरकतें ही ऐसी है और आपने कहा था कि आप सबूत लेकर आओगे, इस तरीके से मेरी चाचा जी को क्यों परेशान कर रहे हो। सम्राट अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, ताकि जिस तरीके से मेरे ससुर जी बिस्तर पर लेटे हुए हैं उसी तरीके से वो सीधा ऊपर चले जाए। सोना गहरी नजर से सम्राट को देखते हुए बोली, लेकिन इन सब में नित्या का हाथ कहाँ पर है। सम्राट सोना की बात पर बोला, नित्या का इन सब में कोई हाथ नहीं है, लेकिन उसके बाप का जरूर है। सोना एक गहरी सांस लेकर बोली, एक बात बताए, आपको सबसे लड़ाई झगड़ा करना अच्छा लगता है क्या।
सम्राट मासूम बच्चे की तरह अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर बोला, मैं किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करता, जिसे देखो सभी आकर मुझसे ही भिड़ते रहते हैं, तो उन्हें चोट तो लगेगी ना। सोना एक गहरी सांस लेकर बोली, भगवान से विनती करूंगी कि मेरे बच्चे आपकी तरह ना रहे। सम्राट सोफे की तरफ इशारा करते हुए बोला, सोफा काफी सॉफ्ट लगता है, चलो एक बार। सोना सम्राट को खुद से दूर करते हुए बोली, आपको शर्म नहीं आती। सम्राट सोना को गले लगाते हुए बोला, कोई बात नहीं, हम कमरे में ट्राई करेंगे, लेकिन तुम मुझसे गुस्सा मत हुआ करो, इकलौती तुम ही तो हो जो मेरी सारी इमोशंस को टॉलरेट कर पाती हो। सोना सम्राट की बात पर बोली, हाँ सही कहा आपने, आपके सारे इमोशंस को महसूस कर पाती हूं मैं, लेकिन आप कभी हद पार मत करना, वरना मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी। सम्राट सोना से दूर होकर बोला, तुम मुझे धमकी दे रही हो, बहुत गट्स आ गए हैं तुम में। सोना अवस्थी। सोना मुंह बनाते हुए बोली, आप हमेशा नाम गलत लेते हो, मेरा नाम सोना सम्राट ओबरॉय है, जब से आपसे शादी हुई है। सम्राट कुछ याद करते हुए बोला, मैं तुम्हें बताना भूल गया, शोभित और अदिति की सगाई 3 दिन बाद जन्माष्टमी के दिन है। सोना सम्राट को घूर कर बोली, आप मुझे कुछ बताते क्यों नहीं हो, मतलब मुझे घर जाना होगा सगाई की तैयारियों के लिए, आप ना सच में किसी काम के नहीं हो। इतना कहकर सोना सम्राट से दूर होकर वेटिंग रूम से बाहर चली जाती है। सम्राट मुट्ठी कसकर बोला, व्हाट द हेल, सारे काम मैं करता हूं और कहती है कि मैं किसी काम का नहीं हूं, हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस स्टूपिड औरत। इतना कहते हुए सम्राट भी सोना के पीछे वेटिंग रूम से बाहर वार्ड की तरफ चला जाता है। वीआईपी वार्ड। सम्राट जब वार्ड के अंदर आता है तब देखता है कि डॉक्टर शेखर जी का चेकअप कर रहा था। सम्राट सीरियस आवाज में डॉक्टर से बोला, डॉक, एवरीथिंग इज फाइन, इजंट इट एन इमरजेंसी ऑफ एनी काइंड। डॉक्टर सम्राट की बात पर उसे शांत करवाते हुए बोले, डोंट वरी मिस्टर ओबेरॉय, एवरीथिंग इज ऑल राइट, बस इनके खाने पीने और किसी भी तरीके के स्ट्रेस ना होने का ख्याल रखना होगा। डॉक्टर की बात पर सम्राट शेखर जी को देखते हुए बोला, अपने लिए ना सही, कम से कम अपने जवान बेटे और इन फ्यूचर आने वाले नाती नातिन के लिए ही टेंशन मत लीजिएगा पापा। सोना घूरकर सम्राट की तरफ देखती है, वही वैशाली सम्राट की बात सुन शेखर जी से बोली, सुन लिया ना आपने, मतलब आपको बहुत जल्दी गुड न्यूज मिलने वाला है, आप पापा से सीधा नाना बनोगे। शेखर जी उन लोगों की बात पर मुस्कुराते हुए बोले, मैं कोई टेंशन नहीं ले रहा था बच्चों। सुधांशु शेखर जी के सीने से लगते हुए बोला, आपको पता है पापा, बहुत डर गया था मैं, आपके अलावा कोई नहीं है जो मुझे समझ सकता है, प्लीज किसी भी तरीके का टेंशन मत लिया कीजिए। ये कहते हुए सुधांशु की आंखों में नमी तैर जाती है। शेखर जी सुधांशु की पीठ को थपथपाते हुए बोले, शांत हो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विप्लव सुधांशु की तरफ देखते हुए बोला, तुम कॉलेज जाओगे या फिर यही रहोगे, क्योंकि मैं जा रहा हूँ। सुधांशु विप्लव की बात पर बोला, मैं लीव ले रहा हूँ, आज मैं कॉलेज नहीं आ रहा, कल से आऊंगा और कुछ भी बात हो तो मुझे बताना। विप्लव सुधांशु की बात सुन अपना सिर हिलाकर कॉलेज के लिए निकल जाता है। सम्राट शेखर जी की तरफ देखते हुए आगे बोला, मुझे कुछ पेपर्स पर आपके साइन चाहिए थे। ओबरॉय फैमिली वहां से पहले ही मिलकर जा चुकी थी, इसलिए सिर्फ बच्चे ही वहां पर रह गए थे। सम्राट की बात सुनकर सब लोग सम्राट की तरफ देखने लगते हैं, तभी राघव गिरते पड़ते अंदर आ जाता है। सम्राट राघव को घूर कर बोला, क्या सच में तुम पोलियो से ग्रस्त हो जो हमेशा गिरते पड़ते रहते हो। राघव ठीक से खड़ा होते हुए बोला, आई एम सॉरी बॉस, पेपर जैसे ही बना मैं दौड़ते हुए यहाँ आ गया और अचानक से मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं गिर पड़ा। वैशाली राघव को उठाते हुए उसे पानी का ग्लास देते हुए बोली, कोई बात नहीं, तुम कितनी मेहनत करते हो, देखो बेचारा पसीने से तरबतर हो गया है। ये कहते हुए वैशाली राघव की टाई से उसके माथे पर आए पसीने को साफ करने लगती है। वैशाली के इतनी सॉफ्ट तरीके से बात करने के कारण राघव के गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। वही अमृत उसे अपनी खूनी आंखों से घूरने लगता है। अमृत वैशाली के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए राघव से बोला, तुम्हारे 1 महीने का बोनस कट। राघव अब वैशाली को मन में कोसने लगता है कि क्यों वो उसके पास आए बेवजह उसका बोनस कट हो गया। वैशाली सिर घुमाकर अमृत को घूरते हुए बोली, बेचारे का बोनस काहे कट कर रहे हो। अमृत वैशाली को घूरते हुए बोला, घर चलकर बताता हूं तुम्हें। सम्राट राघव को बुत की तरह खड़ा देखकर बोला, अब क्या हुआ, तुम्हें जमीन को खोदने का इरादा है क्या। पेपर दो। सम्राट की गुस्से भरी आवाज पर राघव जल्दी से उसे पेपर देते हुए बोला, सॉरी बॉस, पेपर्स। सम्राट पेपर्स राघव के हाथ से लेने के बाद शेखर जी के सामने रखते हुए बोला, मुझे आपके इन पेपर्स पर साइन चाहिए। शेखर जी थोड़ा हिचकिचाते हैं, जिस पर सम्राट कहता है, मुझे पता है आप जानना चाहते हैं कि इन पेपर्स पर क्या है,
और आपको हक भी है तो मैं बता दूं आपके नाम पर अवस्थी फिनिक्स इंटरप्राइजेस के जो 10% शेयर है मैं उसे सुधांशु के नाम पर ट्रांसफर कर रहा हूं। शेखर जी सम्राट की बात सुन हैरानी से बोले, लेकिन ऐसा क्यों? सम्राट अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, आप साइन कर रहे हैं या फिर नहीं? सुधांशु सम्राट को घूरते हुए बोला, आप मेरे पापा को धमकी दे रहे हो। सम्राट सुधांशु की बात सुन अपनी आंखें छोटी करके बोला, मैं किसी को धमकी नहीं दे रहा, मैं बस उन्हें इन पेपर पर साइन करने के लिए कह रहा हूं। सुधांशु सम्राट की बात पर बोला, मुझे नहीं चाहिए वो 10%, आपको किसने कहा ये सब करने के लिए? सम्राट सुधांशु की बातों को इग्नोर कर शेखर जी से बोला, आप साइन कर रहे हैं या फिर नहीं? शेखर जी बिना और सवाल किए सारे पेपर्स पर साइन कर देते हैं, जिस पर सम्राट कहता है, वेरी गुड ससुर जी। सुधांशु सम्राट की बात सुनकर मुंह बनाता है। सम्राट सारे पेपर्स पर साइन होने के बाद सोना से बोला, मैंने पापा के लिए नज अपॉइंट कर दिया है, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सोना सम्राट की बात सुन अपना सिर हिलाकर बोली, ठीक है, मैं ओबरॉय विला चलूंगी। सम्राट राघव की तरफ देखते हुए बोला, डेविड कहाँ है? राघव सम्राट के सवाल पर हल्का सा शर्मा जाता है, जिसे देख सम्राट अपनी आंखें छोटी करके कहता है, क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में आ चुके हो? सभी लोग हैरानी से राघव की तरफ देखने लगते हैं। राघव सबकी नजरों को महसूस करते हुए बोला, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं है और मैं उस सफेद बाल वाले बुड्ढे को पसंद भी नहीं करता, उसकी हरकतें याद आ जाती है। वैशाली राघव की बात सुनकर बोली, तो तुम्हारा गाल टमाटर की तरह लाल काहे हो गया है? राघव वैशाली के सवाल का जवाब देते हुए बोला, मुझे सिकनेस महसूस हो रही है और डेविड किसी का इंफॉर्मेशन निकालने गया है। वैशाली राघव की बात पर हंसते हुए बोली, क्या बात है, वो तो बिल्कुल गूगल माफिक हो गया। सम्राट सुधांशु की तरफ देखते हुए बोला, मैं शाम को सोना को लेने आऊंगा, अभी मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूं, तब तक यहां पर सब कुछ संभाल लेना। इतना कहकर सम्राट वार्ड से बाहर चला जाता है और राघव भी उसके पीछे पीछे भागते हुए चला आता है। वैशाली अमृत की तरफ देखते हुए बोली, हम शाम को सोना दीदी के साथ ओबरॉय विला आ जाएंगे, तुम जाओ अपने काम पर। अमृत वैशाली की बात पर बोला, लेकिन तुम तो मेरे साथ ऑफिस जाना चाहती थी। वैशाली आंखें छोटी करके बोली, हमरा मन परिवर्तन हो गया, तुमको कोई दिक्कत है का? अमृत एक गहरी सांस लेकर वार्ड से बाहर चला जाता है। वैशाली फिर से सोना से बातें करते हुए बैठ जाती हैं। कौशिक विला। फलक अपने ट्रिप से आज वापस आई थी और सीधा कौशिक विला आ गई थी। फलक हॉल में आकर बैठ जाती है और आवाज लगाते हुए कहती है, रुद्रा कहाँ हो तुम? रुद्रा के पिता अभिलाष आकर फलक को देखते हुए बोले, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? फलक अभिलाष जी को देखते हुए बोली, अंकल थानेदार की तरह सवाल करना बंद करो, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, मुझे थोड़ा सा पानी ला कर दे दीजिए, फिर मैं आपको इत्मीनान से बताऊंगी। अभिलाष जी पानी लाकर फलक को देते हैं तो फलक एक ही सांस में पूरा गिलास खाली करके गिलास कॉफी टेबल पर रखते हुए कहती है, मैं इस घर की होने वाली लेडी बॉस हूँ और आपकी मैडम। अभिलाष जी फलक की बात सुन अपनी आंखें छोटी करके बोले, मैडम, और तुमसे किसने कहा कि तुम इस घर की होने वाली लेडी बॉस हो? फलक खड़ी होकर बोली, आपके कहने का मतलब क्या है? मैं रुद्रा की गर्लफ्रेंड हूँ, रुद्रा मुझसे शादी करेगा, उसने खुद कहा है, नहीं करेगा तो जाकर थाने में रपट लिखवाऊंगी उसके नाम पर। अभिलाष जी फलक की बात पर आंखें बड़ी करके बोले, FIR दर्ज करोगी रुद्रा के नाम पर? तुम्हें पता है रुद्रा कौन है? फलक रुद्रा को इमेजिन करते हुए मुस्कुराकर बोली, बड़ा हॉट आदमी है, मेरा दिल एक ही बार में जीत लिया उसने। अभिलाष जी फलक की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोले, लगता है काफी अच्छे से जानती हो रुद्रा को। फलक अभिलाष जी की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, जानते? अरे हम तो उसकी परछाई को भी पहचानते हैं, आपको पता है, अगर एक बार उसके मम्मी पापा मुझको मिल गए ना तो सामने खड़ा करके पूछूंगी कि बता दीजिए क्या खाकर पैदा किया है आपके बेटे को, मैं भी वही खाऊंगी जब मैं प्रेग्नेंट रहूंगी, ताकि मेरा भी बच्चा वैसा ही खूबसूरत पैदा हो। अभिलाष जी अपना सिर हिलाते हुए बोले, बादाम और ड्राई फ्रूट काफी खाए थे उसकी मम्मी ने और हमेशा मेरा दिमाग भी खाती रहती थी। फलक अपना सिर हिलाते हुए बोली, अच्छा लेकिन एक मिनट, रुद्रा की मम्मी आपका दिमाग काहे खराब करेगी, आप तो यहाँ के सर्वेंट हो ना। चाली और रुद्रा जो कि बाहर गए हुए थे अंदर आते हैं। वहीं चाली फलक की बात सुनकर उसकी तरफ आते हुए बोला, ओह हेलो, अकल की अंधी औरत, इस घर के मालिक को यहाँ का नौकर बना रही हो, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? फलक पलटकर चाली को घूरते हुए बोली, तुम अक्ल के अंधे, तुम्हारा दिमाग खराब, तुम गधे भैंसे कुत्ते सब कुछ, तुम मुझे अकल की अंधी कह रहे हो। अभिलाष उन दोनों के झगड़े को इग्नोर कर रुद्रा से बोले, रुद्रा
क्या हो रहा है ये? तुम यहाँ पर बिजनेस संभालने के लिए आए हो या फिर आशिकी लड़ाने के लिए? रुद्र फलक के पास जाकर उसके हाथ को पकड़ अभिलाष जी के सामने आकर बोला, डैड, इसका नाम फलक अवस्थी है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अभिलाष जी अपना सिर हिलाते हुए बोले, समझ आ रहा है मुझे, लेकिन एक बात बताओ, ये सब हुआ कब और तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? चाली अभिलाष जी की बात पर बोला, अरे अंकल, भैया ने इसलिए नहीं बताया काहे कि वो आपको सीधा दादाजी बनाना चाहते थे। रुद्रा चाली को घूरते हुए बोला, अपना मुंह बंद करके रखो, बकवास करना बंद करो। रुद्रा की बात पर चाली मुंह बनाते हुए बोला, हमरे सामने चूमने में शर्म नहीं है और अब बच्चे की बात कर रहे हैं तो तुमको शर्म आ रही है। रुद्रा चाली की बातों को इग्नोर कर अभिलाष जी से बोला, डैड, फलक शैलेंद्र अवस्थी की बेटी है। अभिलाष जी के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं और वो एक नज़र फलक को देखने के बाद कहते हैं, ओह, शैलेंद्र अवस्थी की बेटी है। फलक अभिलाष जी के बदले एक्सप्रेशंस को देखते हुए बोली, क्यों? मेरे पापा के नाम में कोई खराबी है क्या? अभिलाष जी फलक की बात पर बोले, नहीं, तुम्हारे पापा के नाम में कोई खराबी नहीं है, लेकिन तुम्हारे बाप में जरूर खराबी है। फलक अभिलाष जी की बात पर बोली, देखिए अंकल, मैंने आपसे तमीज से बात की, आप मेरे पापा के बारे में इस तरीके से बुराई नहीं कर सकते। रुद्र फलक के हाथ को पकड़ते हुए बोला, फलक, शांत रहो। फलक रुद्रा की तरफ देखते हुए बोली, क्यों शांत रहूं? तुमको नजर नहीं आ रहा तुम्हारे पापा क्या कह रहे हैं? मेरे पापा में खराबी है? तुम पूछो ना क्या खराबी है, मुझे भी जानना है। अभिलाष जी फलक की बात पर बोले, तुम्हारे पापा एक दलाल है, दोगला है वो। फलक अपनी मुट्ठी मजबूती से कसकर रुद्र के हाथ को झटक कर अभिलाष जी से बोली, दलाल कौन नहीं अंकल, आप भी तो दलाल हो, हर बिजनेसमैन दलाल होता है और दोगलापंती की बात तो आप ना ही करे बेहतर होगा, वरना इन्फॉर्मेशन निकालने में बहुत ही स्मार्ट हूं मैं। रुद्रा फलक को घूरते हुए बोला, मेरे पापा से सॉरी कहो। फलक रुद्रा की बात सुन अपनी आंखें छोटी करके बोली, तमीज से बात कर रहे थे ना हम उनसे, उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे पापा को दोगला और दलाल कहने की? तुम्हारे पापा कुछ कहे तो उनकी जुबान से फूल बरस रहे हैं, और हम कुछ कहें तो हम उनको सॉरी कहें? घंटा, निकलो यहां से। रुद्रा अपनी मुट्ठी कसकर बोला, तुम हद पार कर रही हो फलक, छोटी सी बात को बड़ा कर रही हो। फलक अपने माथे को सहलाते हुए चाली से बोली, नींबू पानी लेकर आओ यार, पूरा दिमाग खराब हो गया मेरा। चाली तुरंत किचन की तरफ चला जाता है। रुद्रा फलक के पास आने लगता है तो फलक कहती है, दूर रहो, अभी बिल्कुल मूड में नहीं है, बता रहे हैं। अभिलाष जी रुद्रा से बोले, तुम्हारा इस लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं हो सकता। रुद्रा अभिलाष जी की बात पर बोला, डैड यार पहले पूरी बात तो सुन लिया कीजिए, आप हमेशा रिएक्ट करते हो। फलक रुद्रा को सोफे पर धकेलकर अभिलाष जी के सामने आकर बोली, आप बताओ मुझे, क्या किया मेरे पापा ने आपके साथ? आपकी बहन चुराई है उन्होंने। अभिलाष जी फलक की बात पर व्यंग भारी हंसी के साथ बोले, क्या तुम्हें सच में नहीं पता तुम्हारा बाप कैसा है? फलक अपना सिर हिलाते हुए बोले, मुझे अच्छे से पता है, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, बाकी कैसे हैं ये आप ही बता दीजिए। अभिलाष जी फलक के बात पर बोला, रुद्रा की मां की जान ली है उसने। फलक हैरानी से अभिलाष जी की तरफ देखने लगती है और फिर रुद्र की तरफ देखती है, इसके चेहरे के भाव कठोर हो गए थे।